हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं जनरल साइंस का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के आपको 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हॉस्टल वार्डन का इंपॉर्टेंट होगा, सीजीपीएससी में भी काम आएगा, सीजी व्यापम में, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, सारे एग्जाम में साइंस तो पूछे ही जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अच्छे से इसको ध्यान से इस टेस्ट को लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट लगाने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, उस एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान से समझना है। कुछ इंपॉर्टेंट और नया लगे तो आप उसको नोट डाउन करते चलना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए इससे पहले भी 20 प्रश्न जो है अपलोड किया। हालांकि साइंस का देखेंगे तो अभी तक 5-6 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये 6वां या 7वां वीडियो है। तो इसके पहले जो वीडियो था उसमें 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था। उसी के आगे मैं 21 से लेकर 40 तक 20 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। पहला मतलब 21वां प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि पदानुक्रम या फिर टैक्सोनॉमी, इसको कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि जो जीव जंतु होते हैं, जो स्पीसीज होते हैं, प्रजाति होता है, उनका वर्गीकरण, ठीक है, उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? विटेकर ने, बॉर्लॉग ने, कैरोलस लिनियस ने या डी कैंडोल ने? किसने किया था? आई थिंक इस सब का आंसर आपको पता होगा। तो देखते हैं कि क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलियस लिनियस को ही वर्गीकी का जनक कहते हैं, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी आप कह सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो जितने भी तरह के प्रजाति पाए जाते हैं, ठीक है, उसको 2 कैटेगरी में बांटा था। ठीक है, 2 या फिर इसी को द्विपद वर्गीकी प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपद वर्गीकी प्रणाली। ठीक है, तो उसको द्विपद वर्गीकी प्रणाली को किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि जितने भी प्रजाति हैं उनको 2 वर्गों में, ठीक है, 2 वर्गों के अंदर इन्होंने बांटा था, जंतु और पादप। ठीक है, इसको कहते हैं एनिमेलिया और इसको कहते हैं प्लेंटेई। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी में इन्होंने ही सबसे पहले बांटा था कैरोलस लिनियस ने, इसीलिए इनको वर्गीकी का जनक कहते हैं। ठीक है, आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। अगला प्रश्न है कि युग्लिना में क्या पाया जाता है? ठीक है, युग्लिना में क्या पाया जाता है आपको? स्वपोषण, विषम पोषण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, युग्लिना ऐसा एक जीव है जिसमें दोनों, स्वपोषण मतलब खुद से भी अपना वो पोषण कर सकता है और दूसरे पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में दोनों गुण इसके अंदर पाया जाता है। स्वपोषण और विषम पोषण दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। तीसरा है, वीटेकर ने जीवों का कितने जगत में बांटा था? ठीक है, देखिए जो वीटेकर है, इन्होंने जितने भी स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको 5 कैटेगरी में बांटा था। ठीक है, 5 वर्गों में बांटा था। 5 वर्गों का नाम भी आप याद रख सकते हैं। पहला होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। तीसरा आपने सुना होगा फंगी, जिसको कवक कहते हैं, और चौथा है प्लांटी। ठीक है, यानी पौधा वाला, और 5वां है एनिमिलिया। ठीक है, एनिमेलिया। ये 5 कैटेगरी में इन्होंने बांटा था वीटेकर ने। ठीक है, अब आपके लिए अगला प्रश्न है कि लिटमस पेपर का निर्माण किसके द्वारा होता है? फर्न से, स्टार्च से, हाइड्रोकार्बन से या फिर लाइकेन से? इसका आंसर जो होता है, जो लिटमस पेपर है वो लाइकेन से बनाया जाता है। लिटमस पेपर तो आप जानते ही हैं कि जो कोई भी अगर हमारे पास लिक्विड है तो एसिड है कि बेस है, उसको पता करने के लिए, अम्ल क्षार पता करने के लिए लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। और ये बनाया जाता है किससे? लाइकेन से बनाया जाता है। ठीक है, लाइकेन हमको पता है लाइकेन के बारे में कि ये सहजीवी है। लाइकेन कोई अकेला कोई जीव नहीं है, ये सहजीवी है। 2 जीवों से मिल के बना है। कौन कौन सा? तो एक होता है शैवाल, जिसको हम कहते हैं एल्गी या फिर एल्गा, और दूसरा होता है कवक। ठीक है, फंगी। तो एल्गी और फंगी, या फिर कह लीजिए शैवाल और कवक, इन दोनों का सहजीविता ही क्या होता है? लाइकेन होता है। ठीक है, चलिए अगला 25वां मतलब 5वां है आज का, ब्राह्मणी डक
का प्रवासीय क्षेत्र कहाँ है? ये जो डक है, ब्राह्मणी डक यानी ब्राह्मणी बतख, कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको लद्दाख और हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था? ठीक है, इकोसिस्टम जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं, ठीक है, इसका सबसे पहला प्रयोग सन 1935 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर किसने किया था इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग, तो याद रखिएगा सर आर्थर जी टांसले। ठीक है, सर आर्थर जी टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 27वां है, इनमें कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र दो तरह से हो सकता है, एक कृत्रिम और प्राकृतिक। जैसे कई बार से खुद ही बन के, जैसे हम एक्वेरियम देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम मछली, ग्लास का एक वो बना देते हैं पॉट, जिसमें हम मछली वगैरह पालन करते हैं, मतलब ऐसी सुंदरता के लिए सजावट करके रखते हैं, जिसको हम एक्वेरियम कहते हैं। तो एक्वेरियम क्या है? एक तरह से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर जो धान की खेत जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये धान की खेत भी तो हम खुद ही तैयार करते हैं, खुद ही में उसमें हम धान डालते हैं, उसमें धान का बीज डालते हैं, पौधा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें तरह तरह के स्पीसीज प्रजातियां भी उसमें हो जाती है। तो धान का खेत क्या है? एक तरह का कृत्रिम मनुष्य द्वारा निर्मित एक पारिस्थितिक तंत्र है। बाकी ये तीनों जो है ये प्राकृतिक या फिर नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एक्वेरियम वाला भी याद रखिएगा। अगर आपसे कई बार से एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो महासागर जो होता है, ओशियन, वो सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, एनिमल इकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? एनिमल इकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, चार्ल्स एल्टन के द्वारा लिखा गया था। डार्विन ने एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या है? कोई कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली की रचना देखने के लिए किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को किससे, कोशिका झिल्ली को किसके द्वारा देखा जाता है? सामान्य सूक्ष्मदर्शी, द्विफोक्सी सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या उपरोक्त सभी? क्या सभी से देखा जा सकता है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका झिल्ली की रचना को देखा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा प्रश्न है, क्रोमेटिन की संरचना कैसी होती है? पत्ते के समान, जड़ के समान, धागे के समान या फिर पहिए के समान? क्रोमेटिन होता क्या है? तो ये अनुवांशिकी जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो अनुवांशिकी के अंदर आपको मिलेगा, अनुवांशिकी का जो उसी के अंदर हम क्रोमेटिन को देखते हैं। देखिए, जो क्रोमेटिन होता है ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो डीएनए, आरएनए और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और इस क्रोमेटिन की संरचना जो होती है धागे नुमा होता है, धागा नुमा संरचना इसका होता है, धागे के समान। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लवक कोशिकांग किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं ना, प्लास्टिड, इसको कहते हैं लवक। ये किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो लवक होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जैसे जो पौधे होते हैं, देखना कोई कोई पौधा जो हरा रंग का होता है, कोई कोई किसी का पत्ता लाल रंग का दिखाई देता है, तो ये अलग अलग दिखाई देता है। किसके कारण? प्लास्टिड या फिर लवक की उपस्थिति के कारण ही होता है। मनुष्य के अंदर किसी भी तरह का प्लास्टिड नहीं होता। हमारा जो रंग होता है वो जनरली मेलानिन की उपस्थिति के कारण, किसी का रंग काला, किसी का थोड़ा कम काला, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जो लवक होता है प्लास्टिड किसके अंतर्गत? तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये भी क्या एक तरह का प्लास्टिड ही है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब होता है ना, तो याद रखिए। क्लोरोप्लास्ट जो पौधे में होता है उसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, इसीलिए जो पत्तियां होती है वो हरे रंग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो लवक होता है ये किस में पाया जाता है? तो हमने देख लिया कि ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका होता है तो ये यहाँ पे कोशिका द्रव भरा रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव, इस कोशिका द्रव में ही गोलाकार या फिर अंडा के आकार का प्लास्टिड या फिर लवक पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। अगला है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में आजकल भविष्य के लिए आम लोगों के द्वारा प्रयोगशाला में सुरक्षित रखे जाते हैं? तो स्टेम सेल।
जो मनुष्य का स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल से ही एक सेल से दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो स्टेम सेल को सुरक्षित रखा जाता है ताकि प्रयोगशाला में, ताकि फ्यूचर में उस पर रिसर्च और स्टडी किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों के विकास का सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ये कई बार साइंस के क्वेश्चन में पूछा गया है। जीवों के विकास, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत, और ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। डार्विन ने ही बताया था कि जीवों का विकास कैसे होता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। डार्विन का एक बुक है, पीछे भी मैंने शायद क्वेश्चन पूछा आपसे, जिसका नाम क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हालांकि बुक इनका कई सारा है, गैलापागोस जो आइलैंड है उसके भी ऊपर उन्होंने बुक लिखा है। एक तो वयाज करके कोई बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने बहुत जगह भ्रमण किया और सारे जगह का जो स्पीसीज होते हैं उनके बारे में स्टडी करके पूरा मेंशन करते हैं उस बुक में। तो एक एटलीस्ट ये वाले बुक का याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, डार्विन के द्वारा। अगला है कि मनुष्य के मुख में कई लार ग्रंथियां पाई जाती है। प्रमुख लार ग्रंथियों के जोड़ों की संख्या कितनी है। हालांकि इसमें खुद ही बोला है कि कई सारे लार ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन अगर प्रमुख लार ग्रंथियों की जोड़ों की संख्या अगर आपसे पूछ दे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 ही जो होते हैं प्रमुख लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, लार ग्रंथियां को हम कहते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ग्रंथियां। तो ये लार ग्रंथियां, इसमें 3 कौन कौन सा है अगर याद रखना है तो रख सकते हैं। पहले को कहते हैं सब मंडीबुलर, सब मंडीबुलर ग्रंथि, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में SMG इसको कहा जाता है। दूसरा होता है सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल ग्रंथि, इसको कहते हैं SLG। और तीसरा होता है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। ये पैरोटिड ग्रंथि जो है सांप में जो होता है इसी पैरोटिड ग्रंथि के अंदर ही जहर होता है, जहर उनमें पाया जाता है पैटो, इसको कहते हैं PG, पैरोटिड ग्लैंड। SLG मतलब सब लिंगुअल ग्लैंड, SMG मतलब सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, याद रखिएगा, 3 ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है तो पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि जितना भी लार रिलीज होता है उसका 50% जो लार बनता है वो पैरोटिड ग्रंथि से ही बनता है। इसीलिए सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सा है, पैरोटिड ग्रंथि, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 35वां प्रश्न है कि सत्य कथन की पहचान करें। शिराओं में यूरिया की मात्रा धमनियों से अधिक होती है। दूसरा है धमनियों में यूरिया की मात्रा शिराओं से अधिक होती है। धमनियों में यूरिया की मात्रा शिराओं के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो धमनी और शिरा दो होते हैं, तो धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, और जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो शुद्ध रक्त है वो तो धमनियों में बहता है। देखिए जो अशुद्ध रक्त शिराओं में बह रहा है, तो अशुद्ध रक्त जिसमें बह रहा है शिराओं में, इसी में भी यूरिया की मात्रा अधिक होगा। और जो धमनी होता है क्योंकि वो तो शुद्ध है तो उसमें तो यूरिया की मात्रा कम होगा ही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि शिराओं में यूरिया की मात्रा अधिक, धमनियों से अधिक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसको हम इंग्लिश में वेन कहते हैं। और जो धमनी होता है उसको हम कहते हैं आर्टरी, ठीक है, और इसमें शुद्ध रक्त बहता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक वाला ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त धमनियों के अंदर बहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सही कथन चुनिए। हरित लवक का व्यास माइटोकॉन्ड्रिया के आकार से लगभग आधा होता है। बी, हरित लवक का व्यास माइटोकॉन्ड्रिया के आकार के दुगना होता है। तीसरा, हरित लवक का व्यास माइटोकॉन्ड्रिया के आकार के लगभग बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन है हरित लवक का व्यास माइटोकॉन्ड्रिया के आकार से तिगुना होता है। तो इसको आप डायरेक्ट ही याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, उसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जितना बड़ा होता है उसका लगभग दुगना होता है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के आकार के दुगना लगभग, तो ये इसको याद रखिएगा। 37वां प्रश्न है गोल्जी काय की खोज किसने किया था, ठीक है, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी जो होता है इसी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको, गोल्जी काय को, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। ये एक्चुअली में जो सेल्स होते हैं उसको स्ट्रेट या फिर सीधा फुला हुआ रखने में मदद करता है, और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र
या फिर तंत्रिका कोशिका में कोशिका की झिल्ली और कोशिका द्रव का विस्तार अनेक शाखित संरचनाओं के रूप में होता है, इनकी संरचना क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे निकला रहता है, इधर ऐसे जो निकला रहता है इसी को हम डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है, डेंड्राइट। फिर यहाँ से एक्सॉन्स ऐसे रहता है, फिर इधर जाके ऐसे, तो ये मैं पहले भी शायद किसी वीडियो में पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसको हम डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट करता क्या करता है? यही इसी डेंड्राइट से ही दूसरा जो तंत्रिका कोशिका होता है उस तक विकास होता है उसका। तो क्या बोला है? तंत्रिका कोशिका की कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव का विस्तार अनेक शाखित संरचना के रूप में हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? जैसे कोशिका द्रव जो है वही वाला इधर फैल के ऐसे शाखा नुमा संरचना बना देता है, इसी को हम डेंड्राइट कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं स्टेट में, वो एक्सॉन है, ठीक है, याद रखिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब गर्म बर्तन पर अचानक हाथ लग जाए तो आप हाथ अचानक से पीछे हट जाता है, हाथ पीछे हटने की क्रिया किस तंत्रिका के कारण संभव होता है? तो प्रेरक तंत्रिका, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स के कारण ही। जैसे ही आप गलती से टच कर लेते हैं आपका हाथ अपने आप पीछे हट जाता है, ये प्रेरक तंत्रिका के कारण ही होता है। इसमें कोई हम सोचने की क्षमता नहीं होती, अचानक से अपने आप हाथ हट जाता है, ठीक है। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ये मोटर न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है, इसी को प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 40वां और आखिरी प्रश्न है कि मानव शरीर के सबसे ज़्यादा हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि को ही हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर हमने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का देखा। इससे पहले भी 5-6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप प्रयोगशाला परिचारक का तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का, ठीक है, विज्ञान का, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का, तो उसमें बहुत सारे साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आप वहाँ जाके देख लेंगे। लगभग पूरा वीडियोज़ की संख्या अगर देखेंगे तो 12-13 वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, तो आप जरूर जाके देखें, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे रखा है। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इस 20 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताएं, और सेशन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।